नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इस सेशन में मैं आपको समाजवाद की विभिन्न शब्दावलियाँ, इससे जुड़े हुए विचारक ये करवाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये जो शब्द हैं समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, क्या ये पर्याय शब्द हैं या इनमें कुछ अंतर भी है, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो हमारा इस सेशन का जो टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है समाजवाद, सोशलिज्म। सोसाइटी से बन गया, कुल मिला के जो व्यक्तिवाद का विरोध करे, इंडिविजुअलिज्म का विरोध करे, वो समाजवाद होता है। तो समाजवाद किसकी विरोधी विचारधारा है? अगर हम चर्चा करें तो हम कहेंगे समाजवाद पैदा हुआ व्यक्तिवाद के खिलाफ, इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ। व्यक्तिवाद वो होता है जो ये कहता है कि व्यक्ति का हित पहले है और समाज का हित बाद में है। व्यक्तिगत हितों का जोड़, व्यक्तिगत हितों का जोड़ सामाजिक हित है, यह मानता है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, कि आप एक व्यक्ति का हित दूसरे व्यक्ति का, समस्त व्यक्तियों का हितों का जोड़ देंगे तो वो कॉमन गुड हो जाएगा, सामाजिक हित हो जाएगा या सोशल गुड हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। समाजवाद ये नहीं कहता। समाजवाद कहता है कि पहले आता है समाज। अगर समाज का हित हो गया तो इसमें रहने वाली जो इंडिविजुअल इकाइयां हैं, जो व्यक्ति है, उनका हित अपने आप ही हो जाएगा। तो समाज का हित पहले है और व्यक्ति का हित बाद में है, ये है समाजवाद। और ये व्यक्तिगत हित पहले और सामाजिक हित बाद में, तो ये है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद का उल्टा है समाजवाद। अब जब हम समाजवाद की चर्चा करते हैं तो हम फिर कुछ और शब्द पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि फिर ये साम्यवाद क्या है, ये भी पढ़ते हैं। कई जब शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, इनका फर्क नहीं समझ पाते, ये अलग अलग शब्दावलियां हैं। फिर आप मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो फिर आप सोचते हैं ये भी चर्चा है, पता नहीं ये क्या क्या चर्चा चलती रहती है। तो आज इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले समाजवाद के बारे में बताऊंगा, फिर साम्यवाद के बारे में बताऊंगा, फिर मार्क्सवाद के बारे में बताऊंगा, और फिर समाजवाद के जो बहुत सारे प्रकार चलते हैं मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहले तो हम देखें, मैंने कहा कि ये व्यक्तिवाद का उल्टा चलता है, तो ये फिर काय के ऊपर बल देता है। तो अपनी चर्चा चली कि जो समाजवाद है ये चाहता क्या है। तो मैं आपको यही बता दूंगा, बड़ी बड़ी चीजें मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से इसको अलग नहीं करूंगा। मैं तो आपको ये बताऊंगा समाजवाद वो है जो समानता पे बल देता है। समाजवाद वो है जो शोषण से मुक्ति पे बल देता है। समाजवाद वो है जो कॉमन गुड के ऊपर बल देता है, यानी सहयोग पे बल देता है। ये मान लीजिए सहयोग पे बल देता है। समाजवाद वो है जो कॉमन ओनरशिप के ऊपर बल देता है। कॉमन ओनरशिप का तात्पर्य है सामूहिक या सार्वजनिक। जो कहता है कि संपत्ति है वो सार्वजनिक संपत्ति पे बल देता है, कॉमन ओनरशिप के ऊपर बल देता है। समाजवाद वो है जो क्लास पॉलिटिक्स, चलिए, जो वर्ग राजनीति को मानता है और सभी वर्गों के कल्याण के ऊपर बल देता है, कॉमन ओनरशिप पे बल देता है, समानता पे बल देता है। ये वो है जो कम्युनिटी के कल्याण पे, यानी समुदाय के कल्याण पे बल देता है, यानी व्यक्ति की बजाय समुदाय के कल्याण पे बल देता है। वो है समाजवाद। समाजवाद तब आता है जब सभी व्यक्ति समान हो जाते हैं, विशेषकर आर्थिक रूप से ज्यादा समानता की चर्चा करता है, शोषण मुक्ति की चर्चा करता है, आपसी सहयोग और कोऑपरेशन पर टिका हुआ है।
संपत्ति निजी की बजाय सार्वजनिक की चर्चा करता है, वर्ग राजनीति क्लास पॉलिटिक्स की चर्चा करता है और समुदाय की कम्युनिटी की चर्चा करता है, वो है। तो फिर ये समाजवाद आया क्यों? ये तो देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम जाएं तो उदारवाद ने किया क्या? उदारवाद ने बढ़ावा दिया व्यक्तिवाद को। देखिए ये शब्द फिर आ रहे हैं। उदारवाद ने बढ़ावा दिया योग्यता को, उदारवाद ने बढ़ावा दिया व्यक्तिगत विवेक को, उदारवाद ने बढ़ावा दिया हस्तक्षेप को, उदारवाद ने बढ़ावा दिया निजी संपत्ति को, उदारवाद ने बढ़ावा दिया पूंजीवाद को। इन सब का परिणाम क्या निकला? इन सब का परिणाम निकला शोषण, बहुसंख्यक जनता का शोषण। ये हुआ कि बहुसंख्यक जनता का शोषण हुआ इन सब वजह से। हालांकि बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो फिर इसके विरोध में फिर समाजवाद खड़ा हुआ। इस उदारवाद की कुछ थीम्स के विरोध में फिर समाजवाद खड़ा हुआ। समाजवाद निजी संपत्ति का राज्य का हस्तक्षेप नहीं बल्कि राज्य का हस्तक्षेप चाहता है। यानी ये कहता है कि अगर कल्याण करना है जनता का और सभी का, पूरे समाज का, तो राज्य को क्या करना पड़ेगा? हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये राज्य की भूमिका के ऊपर बल देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करते चाहता है। समाजवाद है ये समानता पे बल देता है, जबकि जो उदारवाद था वो स्वतंत्रता और काय पे बल देता है? अबाध स्वतंत्रता पे बल देता है। जबकि ये स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, अन्य गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है, स्वतंत्रता को अबाध नहीं मानता बल्कि लिमिटेड मानता है। तो ये है समाजवाद जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ, व्यक्तिवाद और उदारवाद के खिलाफ खड़ा। कोई एक शब्द नहीं कि व्यक्तिवाद के खिलाफ हुआ। वैसे तो समाजवाद व्यक्तिवाद दो उल्टी चीजें हैं, लेकिन व्यक्तिवाद खुद एक उदारवाद का ही कंसेप्ट है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब ये समाजवाद है, इसको हमने ये तो समझा कि ये आया कैसे। अब हम ये समझें कि ये जो हम शब्द पढ़ते हैं समाजवाद से संबंधित, वो क्या है? तो देखिए समाजवाद से संबंधित हम एक शब्द पढ़ते हैं साम्यवाद, कम्युनिज्म। एक शब्द हम पढ़ते हैं मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। इनमें अंतर क्या है? देखिए अगर सिंपल रूप में आप समझना चाहें तो समाज का कल्याण करना है, पूरे समाज का, किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण करना है। उसमें चाहे लैंगिक रूप से, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गोरा हो, काला हो, कोई हो, सबका कल्याण करना है, वो है समाजवाद, सोशलिज्म। अब ये सोशलिज्म आएगा कैसे? समाज में सबका कल्याण होगा कैसे? इसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो इस रास्ते को लाने के दो तरीके हैं कि समाज का कल्याण कैसे किया जा सकता है। तो एक तो ये कहते हैं कि समाजवाद है वो लोकतांत्रिक हो सकता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और एक समाजवाद होता है क्रांतिकारी समाजवाद। कि आपको इस समाज के अंदर समानता लानी है, सबको शोषण से मुक्त करना है, सबके जीवन को बढ़िया करना है, सबकी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं पूरी करनी है। तो आपको लोकतांत्रिक रूप से कर सकते हैं ये काम। यानी ये वोट के माध्यम से भी हो सकता है, बैलेट के माध्यम से हो सकता है। दूसरा कहते हैं नहीं हो सकता बैलेट के माध्यम से, उसके लिए बुलेट की जरूरत पड़ती है, गोलियों की जरूरत पड़ती है, क्रांति की जरूरत पड़ती है, पूंजीपतियों को मारना पड़ता है, उनसे पैसा छीन के गरीबों में बांटना पड़ता है, तब आता है क्रांतिकारी समाजवाद की चर्चा करते हैं। तो समाजवाद दो प्रकार का, लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी। ये आमतौर पे जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसको हम साम्यवाद बोलते हैं। जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसको हम साम्यवाद बोलते हैं। और ये साम्यवाद भी कई तरीके, क्रांतियों के कई तरीके हैं। आप पूंजीपतियों को मारो,
या आप मशीनों को खराब करो, या आप राज्य को समाप्त करो अराजकतावाद के रूप में, या राज्य को कुछ समय बनाए रखो और सर्वहारा की तानाशाही लेके आओ। तो अलग अलग प्रकार से साम्यवाद लाना, और साम्यवाद की स्थितियां भी कई प्रकार की होती है। तो उसी का एक मार्ग है मार्क्सवाद। तो ये अगर हम इसको समाजवाद मान लें तो इसका एक पार्ट है साम्यवाद और पार्ट है एक लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवाद, और साम्यवाद का ही एक पार्ट है मार्क्सवाद। तो समाजवाद एक बड़ा कंसेप्ट है, इसी का एक पार्ट साम्यवाद है। साम्यवाद बहुत प्रकार से आ सकता है, उसका एक प्रकार मार्क्सवाद है। फिर मार्क्सवाद खुद बहुत प्रकार का है, क्लासिकल है और रूढ़िवादी मार्क्सवाद है और नव मार्क्सवाद है। तो ये खुद बहुत प्रकार का है, यानी इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है मार्क्सवाद के। अब हम ये देखें कि अगर आपको समानता लानी तो क्रांति करनी पड़ेगी, तो हम इसको क्रांतिकारी समाजवाद या फिर इसको क्रांतिकारी समाजवाद को हम साम्यवाद भी बोलते हैं। तो क्रांति करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्रांति के बाद राज्य का क्या होगा, पूंजीपति को क्या होगा, उद्योगों को क्या होगा, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीका कार्ल मार्क्स बताता है, वो मार्क्सवाद है। ये जो क्रांतिकारी समाजवाद है, इसको कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कभी कभी हम वैज्ञानिक मार्क्स समाजवाद भी बोलते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद। तो वैज्ञानिक समाजवाद तो पर्याय है मार्क्सवाद का। तो ये मैंने कुछ शब्दावली समझाने, क्योंकि समाजवाद समाज में समानता, सामाजिक कल्याण या तो लोकतांत्रिक तरीके से करो या क्रांतिकारी तरीके से। अगर आप क्रांतिकारी तरीके से करना चाहते हैं तो इसको हम साम्यवाद बोलते हैं। साम्यवाद के बहुत सारे प्रकार है, जिसमें एक मार्क्सवाद भी आता है, और मार्क्सवाद को हम वैज्ञानिक समाजवाद भी बोलते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक समाजवाद बड़ी इकाई है, साम्यवाद उसके अंदर है, और उसी वो आगे फैला हुआ है, वो फैला हुआ है फिर मार्क्सवाद के रूप में। ये समाजवाद है तो इसके दो प्रकार मान लो। तो इसका एक प्रकार साम्यवाद है। साम्यवाद पुरुंदो का, बाकुनिन का, सबका अलग अलग प्रकार का है, बहुत सारे प्रकार का है। तो उसमें एक प्रकार कार्ल मार्क्स वाला है, वो मार्क्सवाद भी है। और इसी मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद बोला जाता है, जो मार्क्स चर्चा करता है। तो ये समाजवाद, फिर साम्यवाद, फिर मार्क्सवाद। अब ये समाजवाद मैंने कहा, एक तो लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है। एक फेबियन समाजवाद है जो लोकतांत्रिक समाजवाद, जो ब्रिटेन में चलता है। एक लोहिया का समाजवाद अलग से। इसीलिए CEM जोड़ क्या बोलता है, जोड़ कहता है कि समाजवाद एक ऐसा टॉप है कि आप जिसके भी सर पे रख दोगे उसी के सर पे सेट हो जाएगा। यानी इसके बहुत सारे रूप हैं। लोहिया का समाजवाद अलग है, JP का समाजवाद अलग है, नेहरू का समाजवाद वो फेबियन टाइप समाजवाद है, बर्नस्टाइन का समाजवाद अलग प्रकार का है, जॉर्ज सोरेल का अलग प्रकार का है, GDH कोल का अलग प्रकार का है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के खुद के बहुत सारे प्रकार हैं, यानी समाजवाद बहुत प्रकार का होता है। तो ये कितने प्रकार का है, तो मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं आपसे कि समाजवाद कितने प्रकार का, कौन किसका समर्थक है। देखिए, ये जो समाजवाद है, इसको एक बार तो आप दो रूपों में कर ले, देखिए फिर आगे और रूप कर लेंगे। एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, और एक है वैज्ञानिक समाजवाद। ये दो हैं। अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद को करना चाहें तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो सबसे अच्छा तरीका दो मान लेते हैं। एक है फेबियन समाजवाद, और एक है श्रेणी समाजवाद। यानी लानी तो समाज में समानता है, विशेष करके आर्थिक समानता लानी है। फेबियन समाजवाद ये कहता है कि समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से आना चाहिए, धीरे धीरे आना चाहिए, मानसिक रूप से सब
में परिवर्तन कर दो। जैसे ही लोगों के विचार बदलेंगे, विचार बदलते ही और वो सबको समान मानने लगेंगे, तब वो ऐसी सरकार का चयन करेंगे जो सर्व कल्याण सोचती हो, जिस सिर्फ पूंजीपतियों का कल्याण नहीं सोचती बल्कि पूरे समाज का कल्याण सोचती हो। आप ऐसी सरकार बना लेंगे तो आप वोटों के माध्यम से सरकार बदलिए। बहुसंख्यक लोग हैं, उन सबको को जरूरत होती है राज्य की सहायता की। तो ये जो पूंजीपति होते हैं अल्पसंख्या में होते हैं, बहुसंख्यक लोग हैं वो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं। तो क्रांति की जरूरत नहीं है। अगर मजदूर एक हो जाए और मध्यम वर्गीय लोग उनका साथ दे दें, क्योंकि समाज में देखिए 3 बड़े वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक नीचे वाला लेबर वर्ग। एक तीनों वर्गों की चर्चा कर ले, फिर आपके समझ में आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवाद क्लास पॉलिटिक्स करता है, वर्ग राजनीति करता है। तो किसी भी एक समाज में बड़े बड़े 3 वर्ग पाए जाते हैं और तीनों वर्गों के पास अलग अलग चीजें होती है। वर्ग, क्लास, वर्ग को क्लास बोलते हैं। एक होता है उच्च वर्ग, हाई सोसाइटी, हायर सोसाइटी। दूसरा होता है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, मध्य और निम्न वर्ग। ये सिर्फ फ्रांस के समाज का बंटवारा था। ये उच्च वर्ग में आते हैं, आप फ्रांस में कुछ ही आते होंगे। उच्च वर्ग में अमीर यानी पूंजीपति आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास मनी पावर होती है, ये इनके पास मनी पावर है। दूसरा होता है मिडिल क्लास, इसके पास माइंड पावर होती है। और एक होता है निम्न वर्ग, ये होते हैं श्रमिक, इनके पास मसल पावर होती है, मसल पावर। देखिए हमने सब कौन आते हैं, बड़ी मजेदार सी चर्चा, बिल्कुल सिंपल। मनी पावर यानी पूंजीपति। मध्यम वर्ग में वो लोग आते हैं जिनको आप शिक्षक बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, वकील बोलते हैं, यानी ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जो नौकरियां वगैरह करते हैं, उनके पास माइंड पावर होती है। और निम्न वर्ग के पास मसल पावर यानी शारीरिक ताकत होती है, श्रमिक, किसान, मजदूर वगैरह इसमें आते हैं। फेबियन समाजवाद कहता है कि अगर ये होते हैं बहुसंख्यक लेकिन इनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, अगर इनको सहयोग मिल जाए इनका यानी मध्यम वर्ग का, जिनके पास माइंड पावर होती है, तो फिर ये दोनों मिलके और वोटों के माध्यम से अपनी सरकार बना लेंगे, लेबर पार्टी की सरकार बना लेंगे, मजदूरों की सरकार बन जाएगी जो मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो ये है फेबियन समाजवाद कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, उपयुक्त एक दिन अवसर आता है और फिर ये दोनों आपस में मिलके मध्यम वर्ग मसल पावर माइंड पावर और मसल पावर मिलके गवर्नमेंट बना लेती है। फिर वो जो सरकार बनेगी वो पूंजीपतियों के खिलाफ कानून बनाएगी, संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी, वो उन पर टैक्स लगाएगी पूंजीपतियों पे, और फिर गरीबों का, श्रमिकों का कल्याण करेगी। ये है फेबियनवाद। इस फेबियनवाद को कई बार ब्रिटिश समाजवाद भी बोला जाता है। इसको ब्रिटिश समाजवाद बोला जाता है। ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटेन में आया। जैसे कार्ल मार्क्स की डेथ हुई 1883 में, 1884 में वहां कुछ लोगों ने मिलकर फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने फेबियन सोसाइटी की स्थापना की, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं आपसे, जिन्होंने फेबियन सोसाइटी और फेबियन समाजवाद की चर्चा की। इनमें एक तो दंपति है, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब, यानी ये पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिटेन के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, विद्वान हैं, ब्रिटिश वेब। उसके बाद आपने नाम सुना होगा लोस्की का, आपने नाम सुना होगा एक बहुत बड़े ड्रामा लिखने वाले हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
एक एनी बिसेंट है जो अपने यहाँ भी आई हुई, वो फेबियन समाजवादी थी, एनी बिसेंट। ग्राहम वालास का आप बार बार नाम सुनेंगे, ग्राहम वालास, ग्राहम वालास, लोस्की, माइकल ओक्सफोर्ड, ये प्रिंसिपल रह चुके। ग्राहम वालास, लोस्की, माइकल ओक्सफोर्ड, ये प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये रहे लोस्की महोदय। ऑक्सफोर्ड तो परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, नव परंपरावादी है। और ग्राहम वालास ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रिंसिपल रह चुके हैं तीनों। तो मैं फेबियन समाजवाद जो लोकतांत्रिक प्रकार का समाजवाद, उसके मैंने कुछ आपको विचारक बताए। फिर एक और प्रकार का समाजवाद है, इसको गिल्ड सोशलिज्म बोलते हैं, गिल्ड सोशलिज्म। GDH कोल ये इसके विचारक हैं, GDH कोल। ये कहते हैं कि देश के जितने भी उद्योग हैं वो सारे के सारे उद्योग गिल्ड्स द्वारा चलाए जाने चाहिए। यानी एक धंधा करने वाले समूह का जो लोग होता है, जैसे लोहार का जो भी काम करते हैं भांति भांति का, चाहे वो लोहा गढ़ना हो, लोहा बेचना हो, लोहा पैदा करना हो, इन सब के गिल्ड बन जाती है। वो गिल्ड फिर समस्त उद्योगों का लोहे का पूरा मार्केट नियंत्रित करती है। तो ऐसा एक सोशलिज्म आना चाहिए जिसको श्रेणी समाजवाद बोला जाता है, गिल्ड सोशलिज्म बोला जाता है। ये भी ब्रिटिश समाजवादी है जो GDH कोल लेके आए थे। तो ये मैंने आपके लोकतांत्रिक समाजवाद के दो ही प्रकार बताए। अपने यहाँ लोहिया का समाजवाद, JP नारायण का, फिर कई बार हम जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद है। जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद है वो इस फेबियन समाजवाद से प्रभावित है। अब हम करें वैज्ञानिक समाजवाद। देखिए वैज्ञानिक समाजवाद है, इसका संबंध कार्ल मार्क्स से है। कार्ल मार्क्स बोला कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वो ज्ञान जो बौद्धिक विलास के लिए होता है, जिसे व्यवहार में नहीं डाला जा सकता। दूसरा वो ज्ञान होता है जिसे व्यवहार में डाला जा सकता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवाद सिर्फ बातों से नहीं आएगा, अच्छे विचारों से नहीं आएगा, अच्छी कल्पनाओं से नहीं आएगा। समाजवाद लाने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे से पहले के जितने भी समाजवादी हो चुके हैं, जो पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं, वो सब के सब हैं। उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, लेकिन गुलाब कौन सी भूमि में होंगी, कैसी खाद डालनी पड़ेगी, वो आएगा कैसे, इसकी चर्चा नहीं की। कार्ल मार्क्स बोले मैं बताऊंगा कि समाजवाद कैसे आएगा, कैसे चेतना विकास होगा मजदूरों में, कैसे मजदूरों का समूह बनेगा, कैसे दल बनेगा, कैसे वो क्रांति करेंगे, कैसे क्रांति के बाद पूंजीपतियों को मारा जाएगा, कैसे हिंसक क्रांति होगी, लाल क्रांति होगी, और कैसे फिर मजदूरों का राज आएगा, प्रोलेटरिएट का डिक्टेटरशिप आएगी, सर्वहारा का तानाशाही कैसे आएगी। तो ये कहते हैं कि मैंने न सिर्फ बताया है बल्कि ये होगा, पक्का होगा। तो ज्ञान ऐसा हो जिसे व्यवहार में ढाला जा सके। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेरे से पहले के जितने भी समाजवादी थे वो सारे के सारे काल्पनिक समाजवादी थे, यूटोपियन थे। तो फिर एक और नई चर्चा चल पड़ी। इन्होंने जब वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा की और खुद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद बताया, तो फिर समाजवाद के दो प्रकार और हो गए। एक हो गया काल्पनिक समाजवाद, यूटोपियन, कि ये सुंदर सुंदर बातें करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन व्यवहार में ये वाला समाजवाद संभव नहीं है, ढल नहीं सकता। इसको यूटोपियन बोला जाता है। अपने चार्ल्स फूरियर का नाम पढ़ते, अधिकांश तो इसमें फ्रांस के विचारक हैं। चार्ल्स फूरियर है, सेंट साइमन है, और सेंट साइमन के अलावा रॉबर्ट ओवन है। आगे और इनके बहुत सारे विचार के जिनके अपन चर्चा कर लेंगे। रॉबर्ट ओवन है, ये वो ओवन है, सॉरी, रॉबर्ट ओवन, ये काल्पनिक समाजवादी है। तो फिर वैज्ञानिक समाजवादी कौन है? जो मार्क्सवाद और मार्क्स को मानने वाले हैं वैज्ञानिक समाजवादी हैं। फिर एक और समाजवाद पढ़ते हैं। एक मिस्टर बर्नस्टाइन थे, उन्होंने विकासवादी समाजवाद की चर्चा की थी। विकासवादी समाजवाद यानी वो समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के समाजवाद में थोड़ा संशोधन कर देता है, इसलिए इसको संशोधनवादी समाजवाद भी बोला जाता है।
ये थे जर्मनी के विचारक थे बर्नस्टाइन, वो चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करें वैज्ञानिक समाजवाद की, जिसको कई बार साम्यवाद भी बोला जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो हम चर्चा करें इस साम्यवाद को या वैज्ञानिक समाजवाद को हम मार्क्सवाद बोलते थे। तो मार्क्सवादी कौन कौन है? तो मार्क्सवाद को खुद को हम दो भागों में बांट लेते हैं। देखिए, समाजवाद में तो समाजवाद तो एक बड़ी इकाई है, मैंने कहा उसका पार्ट है मार्क्सवाद। ये है जो हिंसक तरीके से पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, निजी पूंजी की संस्था को पूर्णतः मिटा देना चाहते हैं, वो है मार्क्सवादी। लोकतांत्रिक समाजवादी स्वतंत्रता समानता दोनों को मानते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता के बजाय समानता को ज्यादा मानते और हिंसक होते हैं, वो मार्क्सवादी होते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि इस समाजवाद को भी, मार्क्सवाद को भी फिर दो भागों में कर लेते हैं अपन। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद क्लासिकल है, रूढ़िवादी है और नव है। अपने दो ही कर लेते हैं। चलिए, आज क्लासिकल मार्क्सिज्म और एक है न्यू मार्क्सिज्म। नव मार्क्सवाद और शास्त्रीय मार्क्सवाद। तो इसमें कौन आते हैं? वो जो बल देते हैं कि अभी थोड़ी देर जब अपन आदर्शवाद करते हैं, आदर्शवाद कहता है सृष्टि का मूल तत्व है, वो है चेतन तत्व। मार्क्सवाद कहता है सृष्टि का मूल तत्व है ना, वो जड़ तत्व है। तो जो जड़ तत्व को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं, जो भौतिकवाद का समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि इस संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके पीछे आर्थिक संसाधन होते हैं, इस संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके पीछे पूंजी होती है। तो ये जो पूंजी है यही समाज में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आर्थिक संसाधन जिस वर्ग के पास होंगे उसी वर्ग का प्रभुत्व होगा। तो ये है क्लासिकल मार्क्सिज्म। तो इनकी तो व्यापक चर्चा फिर कभी आगे करेंगे। हम चर्चा करेंगे कौन कौन है। ये हैं कार्ल मार्क्स, इनके दोस्त एंजल, ये हैं। फिर कार्ल मार्क्स को व्यवहार में जिस व्यक्ति ने डालने की कोशिश की उस व्यक्ति को हम बोलते हैं लेनिन। थोड़े थोड़े परिवर्तन है इनके अंदर, लेनिनवाद। फिर लेनिन के बाद स्टालिन, एक देश में समाजवाद वाला। स्टालिन के बाद स्टालिन ने जिसको मार दिया था वो वाला, या उसको छोड़ते हैं, रोजा लग्जमबर्ग। और चाइना में माओ, फिदेल कास्त्रो, ये सब है। कार्ल काटस्की जैसे लोग, ये सब क्लासिकल मार्क्सिज्म के तहत आते हैं। कार्ल मार्क्स, एंजल, लेनिन, स्टालिन, रोजा लग्जमबर्ग और माओ त्से तुंग, ये क्लासिकल के तहत आते हैं। और बहुत सारे विचारक हैं, फिर कभी जब व्यापक चर्चा होगी तब चर्चा करेंगे। अब है न्यू मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ये माना जाता था कि पूरा समाज दो तत्वों के अंदर बंटा हुआ है। समाज का निर्माण होता है आधार से, बेस, नींव, और अधिसंरचना से निर्माण होता है, सुपर स्ट्रक्चर। आधार मेन है, अधिसंरचना उसके ऊपर टिकी हुई है। आधार में है आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन या उत्पादन की प्रणाली, जिसके ऊपर उत्पादन के साधनों पर जिसका कब्जा होता है। संसार में सब कुछ उसी का होता है। जिसने नींव पे कब्जा कर लिया, नींव में जिसने पूंजी पे कब्जा कर लिया, जिसके पास पैसे पे कब्जा है, जिसके पास जमीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, सोना है, चांदी है, कंपनीज है, वो है आधार। और जिसके पास ये सब है, बाकी चीजें उसी की है। धर्म उसी का है, राज्य उसी का है, राजनीति उसी की है, सेना उसी की है, पुलिस उसी की है, शिक्षा उसी की है, संस्कृति उसी की है, कला उसी की है, नृत्य उसी का, सब कुछ उसी का है जिसके पास पैसा है।
तो अधिसंरचना वो जो बेस के ऊपर टिकी हुई है। तो कार्ल मार्क्स और क्लासिकल वाले आधार को महत्वपूर्ण मानते हैं, अधिसंरचना को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ये जड़ तत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं, विचारों को महत्व नहीं देते। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक नए प्रकार के मार्क्सवाद की शुरुआत हुई, जिन्होंने ये कहा कि इस समाज में और राजनीति में परिवर्तन अगर आपको करना है तो आधार के साथ साथ किसको महत्वपूर्ण मानना होगा, अधिसंरचना को भी महत्वपूर्ण मानना होगा। वो है नियो मार्क्सिज्म, जो कहते हैं कि संसार में जड़ तत्व भी महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि चेतन तत्व भी महत्वपूर्ण है। तो नियो मार्क्सिज्म वो है जो जड़ तत्व के साथ साथ चेतन तत्व को भी महत्व देते हैं, जो मार्क्स के साथ साथ मार्क्स के अंदर हेगल को मिला देते हैं, तो तब तैयार हो जाता है नियो मार्क्सिज्म। इतना ही है। हालांकि हम व्यापक चर्चा करते हैं तो हम फिर फ्राइड के मनोविज्ञान की भी चर्चा करते हैं, मैक्स वेबर के तार्किकता की भी चर्चा करते हैं, रैशनैलिटी की चर्चा करते हैं। लेकिन नियो मार्क्सिज्म इतना ही समझिए कि ये जड़ के साथ साथ चेतन तत्व को भी महत्वपूर्ण मानता है और मार्क्स के अलावा ये हेगल की फिलोसफी को भी महत्व देता है। और ये मार्क्स जब हम मार्क्स के विचार पढ़ते हैं तो विचार हमें दो भागों में दिखाई देते हैं। एक है यंग मार्क्स के विचार जो थोड़े काल्पनिक है, थोड़े आदर्शवादी टाइप है, हेगेलियन टाइप है, जब हिगल का उस पर ज्यादा प्रभाव है। बाद के उत्तरवर्ती जो प्रौढ़ मार्क्स है उसने हिगल को पूर्णतः ही उल्ट दिया, तो वो दूसरा मार्क्स है, वो यहां आता है। यहां रूढ़िवादी मार्क्स है, ये यंग मार्क्स का समर्थन करते हैं। नियो जो मार्क्सिज्म है ये यंग मार्क्स की बात मानता है, युवा मार्क्स की बात मानता है, वो नियो मार्क्सिज्म है। अब इस नव मार्क्सवाद की बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन आमतौर के ऊपर जिस धारा की हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं वो है आलोचनात्मक सिद्धांत। आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी की चर्चा करते हैं। अब मैं आपको आलोचनात्मक सिद्धांत और नियो मार्क्सिज्म से संबंधित कुछ विचारकों के नाम याद करवा देता हूं। वो कौन कौन है? हम कर रहे हैं वैज्ञानिक मार्क्सवाद को याद करने के बाद नव मार्क्सवाद कर रहे हैं। नव मार्क्सवाद जो चेतना और जड़ दोनों को महत्व देता है, भौतिक पदार्थ और चेतन पदार्थ दोनों को महत्व देता है। आत्मा भी महत्वपूर्ण है, शरीर भी महत्वपूर्ण है, पैसा भी महत्वपूर्ण है, विचार भी महत्वपूर्ण है। ये नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद की शुरुआत ग्रामसी से हो जाती है और एक और इसकी जो शुरुआत होती है वो जॉर्ज ल्यूकोस से होती है। जॉर्ज ल्यूकोस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस, और वो बिल्कुल मिलती जुलती थी तब तक कार्ल मार्क्स की जो पेरिस पांडुलिपियां थी वो सामने नहीं आई थी। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां जो लिखी गई थी लगभग 1844 के आसपास कार्ल मार्क्स के द्वारा, वो तब तक सामने नहीं आई थी। तो ऐसे मिलती जुलती बातें जॉर्ज ल्यूकोस ने, ल्यूकोस लिखते हैं, ल्यूकोस है, जॉर्ज ल्यूकोस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में लिख दी थी। तो नव मार्क्सवाद है वो ग्रामसी, जॉर्ज ल्यूकोस और इनके और यंग मार्क्स के जो विचार हैं उनके ऊपर फिर आधारित हुआ, उसको नव मार्क्सवाद बोलते हैं। इस नव मार्क्सवाद की जो एक ब्रांच है उसको मैंने कहा कि हम आलोचनात्मक सिद्धांत बोलते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी बोलते हैं इसको। क्रिटिकल थ्योरी वो है जो चेतन तत्व को भी महत्वपूर्ण मानती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भी शोषण होता है ना वो आर्थिक शोषण होता है। औरत का शोषण पुरुष क्यों करता है? क्योंकि पुरुष के पास पैसा होता है, वो कमाता है, धन उसकी जेब में होता है, इसलिए वो औरत का शोषण करता है। यानी हर प्रकार के शोषण के मूल में है वो आर्थिक शोषण ही है। नव मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं होता बल्कि शोषण बहुत प्रकार का होता है। शोषण लैंगिक भी तो होता है।
अभी चर्चा करते हैं। शोषण जातीय भी होता है, शोषण धार्मिक भी होता है, शोषण प्रजातीय भी होता है, शोषण रंग के आधार पे भी होता है। अब चलते हैं। एक औरत है, उसके पास खूब पैसा है, एक पुरुष उसके पास भी पैसा है, फिर भी पुरुष औरत का शोषण कर रहा है, तो बताओ ये कौन सा शोषण है? तो लैंगिक हो गया, आर्थिक नहीं हुआ। अब ऐसा करते हैं, अपने यहाँ भारतीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय समाज में एक ऐसे दलित व्यक्ति को लेते हैं, दलित कैटेगरी के व्यक्ति को, जो करोड़पति है, जिसकी फैक्ट्रियां हैं, वो एक बड़ा नेता है। उसके बावजूद जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मणवादी समाज है, वो उसको जातीय रूप से हीन समझता है, उसकी गरिमा को क्षति पहुंचाता है। तो ये देखिए, ये तो आर्थिक शोषण नहीं किया उसका, बल्कि उसका तो जातीय शोषण हो रहा है। एक बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यकों का जो शोषण होता है धार्मिक आधार के ऊपर, या ये कह दीजिए कि ये जो चलते चलते ही गोरे हैं, ये जो अश्वेत लोगों को पीट देते हैं, उसको अपराधी मानते हैं कि ऐसा डिस्कोर्स बना रखा उन्होंने, ये कौन सा शोषण है? उनको हे दृष्टि से देखते हैं, तो वो तो देखिए रंग शोषण है। ऐसे ही जो ये जो ब्रिटिश हैं या कहीं के जो अंग्रेज ईसाई हैं, ये अन्य धर्म वाले लोगों को, या भारत के अंदर जो हिंदू है, वो मुसलमानों को जो है दृष्टि से देखते हैं, तो वो कौन सा है? वो कौन सा? वो तो देखिए बिल्कुल आर्थिक शोषण है, वो तो धार्मिक शोषण है, रंग के आधार के ऊपर शोषण है। तो ये है नव मार्क्सवाद। ये कहते हैं शोषण सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता मार्क्स महोदय, शोषण लैंगिक, जातीय, धार्मिक और रंग के आधार पर भी होता है। तो ये आलोचनात्मक सिद्धांत जो पैदा हुआ, वो एक विश्वविद्यालय है जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट में। तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। आगे चर्चा करेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है, स्कूल किसको बोलते हैं, ये सब की चर्चा करेंगे हम। ये जाएंगे आलोचनात्मक सिद्धांत फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकला। अब इस फ्रैंकफर्ट स्कूल और आलोचनात्मक सिद्धांत के विचारक कौन कौन से? तो इसके जो प्रथम पीढ़ी के विचारक थे वो थे अर्खहाइमर। ये अजीब से नाम है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये याद नहीं होंगे, क्योंकि जर्मन नाम है। भारतीय नाम राम श्याम घनश्याम होते तो याद हो जाते। अर्खहाइमर है, थियोडोर एडोर्नो है, थियोडोर एडोर्नो, थियोडोर एडोर्नो। उसके बाद अगली पीढ़ी में हेबरमास है, हर्बर्ट मार्क्यूजे है, एरिक फ्रोम है। चलिए ज्यादा नाम याद नहीं करेंगे, एरिक फ्रोम है। एरिक फ्रोम, अर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हेबरमास, ये सब के सब फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के वो रह चुके, प्रोफेसर रह चुके हैं। हेबरमास को सेकंड पीढ़ी का बड़ा नव मार्क्सवादी और आलोचनात्मक सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। हेबरमास को बहुत ही फेमस व्यक्ति है, इनके बहुत सवाल आते हैं आजकल। तो ये हमने नव मार्क्सवादी किए जो कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का विरोध करते हैं। चलिए एक शब्दावली नहीं आ गई, आर्थिक निर्धारणवाद। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, आर्थिक निर्धारणवाद। इसका तात्पर्य है कि इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, उन सब का निर्धारण आर्थिक तत्व करते हैं, आधार करता है, उत्पादन के साधन करते हैं। जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन होते हैं, समस्त चीजें उसी की होती है। तो अगर आपको परिवर्तन करना है तो आर्थिक तत्वों पे कब्जा कर लो। अगर पैसे के ऊपर कब्जा, अगर पूंजी के ऊपर, फैक्ट्रियों पे, जमीनों के ऊपर, जिनको हम उत्पादन के साधन बोलते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनके अगर श्रमिकों ने कब्जा कर लिया तो राज्य, राजनीति, सब कुछ उनका हो जाएगा, समाज उनका हो जाएगा। तो समाज में कोई भी परिवर्तन है वो आर्थिक तत्वों की वजह से होते हैं। नव मार्क्सवादी बोलते हैं सिर्फ आर्थिक तत्व ही नहीं है, लैंगिक तत्व भी महत्वपूर्ण है, मनोवैज्ञानिक तत्व भी महत्वपूर्ण है, तकनीकी तत्व भी महत्वपूर्ण है। देखिए वर्तमान समय में अगर समाज में आपको परिवर्तन करना है तो पैसे से नहीं होगा, बल्कि आपको आईटी पे भी कब्जा करना पड़ेगा, तकनीक पे कब्जा करना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर।
तो ये है नव मार्क्सवाद, जो शोषण को बहुविध और बहुत सारे रूपों को मानता है और शोषण के समस्त प्रकारों का विरोध करता है, वो नव मार्क्सवाद है। इसके बहुत सारे प्रकार है, चाहे वो ग्रामसीवाद हो, चाहे वो संरचनावाद हो, चाहे उपकरणात्मक सिद्धांत हो, इन सब की चर्चा व्यापक रूप से जब अपन समाजवाद के कुछ और रूप करेंगे, व्यापक रूप में जब आइडियोलॉजी करेंगे तब हम करेंगे। तो आज हमने समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इन सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक। लगे रहिए, लगातार मनोयोग पूर्वक पढ़ते रहिए। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स।